ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को तो जनवरी 2026 के पीवाईक्यू पढ़ रहे थे हम, जिसमें एक हेतुआभास से क्वेश्चन आ गया था, जिसमें एक विद्यार्थी को डाउट था। ठीक है, तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए तो एक विद्यार्थी ने पूछ लिया है, तो आपको भी वो डाउट हो सकता है। तो अब 7 से 8 क्वेश्चन हम हेतुआभास की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्या था वो पीवाईक्यू? ये पीवाईक्यू था वो, इसमें पूछा गया था कि कौन सा हेतुआभास इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो लास्ट में हम इस क्वेश्चन को भी दोबारा से डिस्कस करेंगे। एक बार तो करवा चुके हैं, अब दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट्स पर आते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि हेतुआभास होता क्या है। तो हेतुआभास होता है कि जब कोई डिफेक्ट आ जाता है किसी आर्गुमेंट में, और उस डिफेक्ट की वजह से हमें ये भ्रम होता है कि एक बैड आर्गुमेंट कैसा है, अच्छा आर्गुमेंट है। यही हेतुआभास होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इसकी डेफिनेशन से था वो भी जनवरी 2026 में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि बन सकता है, वो इसके नंबर ऑफ टाइप्स से है। तो नंबर ऑफ टाइप्स इसके 5 होते हैं। तो 5 प्रकार इस हेतुआभास के होते हैं, जिसमें पहला इसमें टाइप आता है स्वअभिचार, जिसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है विरुद्ध, 3 नंबर पर आता है असिद्ध, जिसके आगे 3 टाइप्स हैं। 4 नंबर पर शत प्रतिपक्ष और 5 नंबर पर बाधित। तो ये 5 टाइप्स इसके हो जाते हैं। ठीक है, जो इनके सब टाइप्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, मेनली जो ये 5 आपके सामने लिखे हुए हैं इनसे ही क्वेश्चन बनता है, और यही हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर दिया है इन्होंने स्वअभिचार। तो एक एक शब्द में इसका हम मीनिंग देखते हैं। इसका मतलब था इर्रेगुलर मिडल, कि मिडल टर्म कैसी है, इर्रेगुलर है। ठीक है, विरुद्ध में कॉन्ट्राडिक्टरी थी मिडल टर्म, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। असिद्ध में जो प्रूव नहीं की जा सकती वैसी मिडल टर्म थी, यानी कि अनप्रूव्ड मिडल। फिर था शत प्रतिपक्ष। इसमें क्या है, इनफेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, यानी कि अनुमान से हम ये पता लगा रहे हैं कि मिडल टर्म क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेट कॉन्ट्राडिक्टेड है। और बाधित में था हमारा नॉन इन्फेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। ठीक है, तो ये अपने आप में जून 2025 का क्वेश्चन है, और यही इनका मतलब भी निकलता है। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे पहला मैं बोलूं स्वअभिचार, तो इसमें क्या एग्जाम्पल आपका बन जाएगा, कैसे आप इसको स्वअभिचार को या फिर अनेकांतिका को, इसका अनेकांतिका नाम भी है दूसरा। ठीक है, हो सकता है आपको ऑप्शन में स्वअभिचार ना दे, अनेकांतिका दे दे ऑप्शन में। ठीक है, कि यहां पर एक एग्जाम्पल लें जो हमने क्लास में भी लिया था। दी हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। तो क्या क्या स्टेप्स पढ़कर आए हैं हम इसमें, कैसे आप इसको सोल्व करोगे, प्रोसीड कैसे करोगे तो पहला स्टेप हमने देखा था कि हम हेतु को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है,
फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे कि क्या हेतु और साध्य के बीच में कैसा रिलेशन है। उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज, हेतु क्या होगा इसमें? हेतु होगा नोएबल। तो क्या केवल फायर हमारी नोएबल होती है या और भी चीजें नोएबल हो सकती हैं? तो जवाब है कि बिल्कुल, ठीक है, हाँ साध्य, साध्य और लिखिए इसमें। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि हेतु और साध्य दोनों चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर साध्य क्या हो जाएगा, क्या होगा? पहचानिए जल्दी, क्या होगा इसमें? साध्य। साध्य यहाँ पर हो जाएगा फायर। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन आप चेक करेंगे। क्या जानने योग्य वस्तु केवल फायर है या और भी चीजें ऐसी हैं जो आप जान सकते हैं, जो नोएबल हैं? तो जवाब है कि और भी कई सारी चीजें हैं जिनको हम जान सकते हैं, केवल फायर नहीं है ऐसी चीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको दोबारा से लिखते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे कि यहाँ पर तो लिख लीजिए, हेतु हो जाएगा नोएबल और साध्य हो जाएगा फायर। कि फायर है तो नोएबल है, बिल्कुल है। लेकिन जहां पर फायर नहीं है वो भी नोएबल हो सकता है। अगर ये रिलेशन इस तरह का कहीं पर भी आपको दिखता है तो वो सविचार आप टिक करेंगे। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरे नंबर पर आता है आपका विरुद्ध। विरुद्ध में क्या था? कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। कि जैसे एग्जाम्पल इसमें ले हम, क्या एग्जाम्पल हमने वहां पर लिया था? द एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी। तो यही एग्जाम्पल हमने क्लास में भी लिया था। अब देखना क्या है आपको, ठीक है, और ये किस कौन सी चीजें आपस में विरुद्ध होंगी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल तो होगा, यानी कि एक तो होगी आपकी मिडल टर्म, दूसरी कौन सी होगी? तो दूसरी आपकी इसमें होगी मेजर टर्म। यानी कि माइनर सॉरी मिडल टर्म और मेजर टर्म आपस में क्या होंगी? बिल्कुल अपोजिट होंगी। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल में कहीं पर आपको दिखता है, सबसे पहले आप मिडल टर्म और मेजर टर्म को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है तो वहां पर आप विरुद्ध को टिक करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो क्या होगी मिडल टर्म? पहचानने का तरीका क्या होता है? जो सबसे लास्ट में रहता है वो आपकी, ठीक है, और सबसे लास्ट में भी नहीं, तरीका मैंने आपको बताया था, जो बिकॉज के बाद आएगा वो आपकी मिडल टर्म होती है। बिकॉज के जस्ट पहले जो आता है वो आपकी मेजर टर्म होती है। यानी कि हैवी क्या है? मेजर टर्म। तो एम्प्टीनेस और हैवीनेस यानी कि भारीपन और खालीपन, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो आप इसमें विरुद्ध टिक करेंगे। ठीक है, 3 नंबर पर आपका आता है असिद्ध, यानी कि जिनके रिलेशन को आप प्रूव नहीं कर सकते। कैसे? किस किस के रिलेशन को? कि अनप्रूव्ड मिडल। तो ये आपकी एक तो होगी मिडल टर्म, ठीक। दूसरा क्या होगा? दूसरी हो जाएगी कौन सी? माइनर टर्म। अब इस एक ही स्लाइड से चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब ये पूरी बन जाए,
ठीक है, या फिर अपना नोट्स बना लो। इस एक स्लाइड से आपका सारा कंपैरिजन पांचों टाइप्स में हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल इसमें हमने लिया था कि शैडोज आर लिक्विड बिकॉज इट हैज स्पीड। तो मिडल टर्म को पहचानिए, तो स्पीड बिकॉज के बाद जो आएगी। ठीक है, और माइनर टर्म क्या होगी, जो शुरुआत में आती है, क्या, शेडो। अब शेडो और स्पीड का आपस में रिलेशन आप कभी भी प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि परछाई परछाई है, उसकी क्या स्पीड होगी। ठीक है, कभी भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो अनप्रूव्ड मिडल। ठीक है, तो इस तरह का जहां भी एग्जाम्पल आपको दिखेगा तो आप असिद्ध को टिक करेंगे। 4 नंबर पर आपका आता है शत प्रतिपक्ष। तो इसमें कुछ भी एग्जाम्पल लेने की भी जरूरत नहीं है। जहां पर आपको दो मिडल टर्म दिखेंगी तो वहां पर आप शत प्रतिपक्ष लगाएंगे। ठीक है, दो मिडल टर्म प्लस दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। ठीक है, जो मेजर टर्म होगी उससे बिल्कुल अपोजिट होंगी। यहां पर एक को फेवर करेगी। मान लिया मैं यहां पर लिखूं मेजर टर्म 1 की मिडल टर्म एक मेजर टर्म को फेवर करेगी। ठीक है, और दूसरी बार उसको मना करेगी, डिनाई मेजर टर्म 1, दोनों एक साथ करेगी। तो ये शत प्रतिपक्ष होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी और बताने की जरूरत है नहीं। जब मैं इसमें एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा एमसीक्यू में, तब आप समझ जाएंगे इसको। बाधित, बाधित में क्या होगा, इसमें बाधित का मतलब क्या होता है, रुकावट, बाधा उत्पन्न करना। नॉन इन्फेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, कि जो इसमें मिडल टर्म होगी वो कॉन्ट्राडिक्टरी की जाएगी लेकिन किसी और प्रमाण से। ठीक है, अनुमान को छोड़कर किसी और प्रमाण से जो मिडल टर्म है उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए। जैसे इसमें देखें तो इसमें क्या था कि अनुमान लगा रहे हैं हम कि शैडो होती नहीं है, क्योंकि हमने प्रूव नहीं किया है कभी। लेकिन अगर यही चीज हमारे सामने हो कि शैडो हमारे सामने है, कि जैसे कोई इंसान होता है ऐसे ही परछाई भी हमारे सामने आ जाए, ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम उसको प्रूव ना कर पाए तो वो हमारा बाधित होगा। ठीक है, तो इसमें प्रत्यक्ष द्वारा क्या किया जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा। तो इसीलिए इसको नॉन इन्फेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल बोला है, कि इन्फेरेंस सब यूज नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टेड बाय सेल्फ परसेप्शन। एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं हम, क्या एग्जाम्पल हमने लिया था क्लास में कि फायर इज कॉल्ड बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस। तो इसमें पहचानिए, सबसे पहले मिडल टर्म पहचाननी है, तो इट इज ए सब्सटेंस। ए सब्सटेंस ये आपकी मिडल टर्म है। ठीक है, मेजर टर्म क्या होगी, कोल्ड होगी, और माइनर टर्म हो जाएगी फायर। तो अब इसमें मिडल टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, तो सब्सटेंस कोई भी एक पदार्थ सेल्फ परसेप्शन से उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। क्या आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं कि जो अग्नि है वो ठंडी होती है।
क्योंकि वो सब्सटेंस है तो फायर है, जैसे बाकी सारे सब्सटेंस हैं तो उसमें एक सब्सटेंस है फायर। ठीक है, क्या सब्सटेंस होना केवल कोल्ड का इंडिकेशन देता है? तो जवाब है कि नहीं। आप प्रत्यक्ष करके देख लीजिए, सेल्फ परसेप्शन, अग्नि को आप टच कीजिए तो वहीं पर यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हम, लेकिन सेल्फ परसेप्शन से, प्रत्यक्ष प्रमाण से इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है। तो ये स्लाइड आप याद रखेंगे, इन स्टेप्स को याद रखेंगे, कैसे कौन सा क्वेश्चन जो है आपको टैकल करना है। अब पहला इसमें क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस के लिए, ऑन ऑल एनिमल्स विद विंग्स कैन स्पीक, पैरट्स हैव विंग्स देयरफॉर पैरट्स कैन स्पीक। तो इसमें कौन सा हेतुआभास आपको दिख रहा है, ये आपको पहचानना है। सबसे पहला स्टेप कि आप हेतु को आइडेंटिफाई करेंगे। हेतु क्या है इसमें? हेतु है पंख होना ही हेतु है, हैविंग विंग्स। ठीक है, तो अब आर्गुमेंट क्या बोलता है कि जहां भी विंग्स होंगे वहां पर स्पीकिंग एबिलिटी होगी। अब इसको मैं कंबाइन करके असर्शन और रीजन की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, क्योंकि हेतुआभास हमारा असर्शन रीजन में चलता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे, ठीक है, लिखना नहीं है आपको, बस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि ऐसे भी इसको किया जा सकता है। तो वेयर देयर आर विंग्स देयर इज स्पीकिंग एबिलिटी। स्पीकिंग एबिलिटी, ठीक है। तो क्या स्पीकिंग एबिलिटी केवल विंग्स के प्रेजेंस से होती है? तो जवाब है नहीं। कुछ बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके पंख नहीं होते लेकिन स्पीकिंग एबिलिटी उनके पास होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, देखिए कि एनिमल्स, या फिर यहां पर ले लो कि पैरट दिया है इन्होंने, तो पैरट, पैरट के पास विंग्स होते हैं प्लस स्पीकिंग एबिलिटी भी होती है। तो यहां तक तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो अगर केवल इतना सिनेरियो देखें तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि जहां पर विंग्स हैं वहां पर स्पीकिंग एबिलिटी है। लेकिन जैसे ही हम जो पक्षी है वो चेंज करते हैं, मान लिया स्पैरो है, ठीक है, तो विंग्स होते हैं लेकिन स्पीकिंग एबिलिटी नहीं होती। नो स्पीकिंग एबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही जो ईगल होता है उसके भी विंग्स होते हैं लेकिन स्पीकिंग एबिलिटी नहीं होती है। तो यानी कि स्पीकिंग विंग्स होना इस चीज का प्रमाण नहीं है कि उसके पास स्पीकिंग एबिलिटी होगी ही होगी। विंग्स होने के बावजूद उसमें स्पीकिंग एबिलिटी का अभाव मिल सकता है। तो ऐसा एग्जाम्पल जहां भी आपको दिखता है तो आप सविचार को टिक करेंगे। इर्रेगुलर मिडल रेगुलर नहीं है, रेगुलर होता तो जहां पर भी विंग्स होते वहां पर स्पीकिंग एबिलिटी भी पाई जाती। तो इरेगुलर इसीलिए बोला है कि कहां कहीं पर विंग्स हैं उसके साथ स्पीकिंग एबिलिटी है, कहीं पर विंग्स हैं लेकिन उनके साथ स्पीकिंग एबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए इसको इरेगुलर मिडल बोला जाता है सविचार को। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर नोएबल आर इटर्नल, ए पोर्ट इज नोएबल देयरफॉर ए पोर्ट इज इटर्नल। तो अब आप इसमें पहचान भी गए होंगे एग्जाम्पल को पढ़ते पढ़ते ही कि क्या इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स वही हैं आपके। हेतु को आप आइडेंटिफाई करेंगे, हेतु है आपका नोएबल। अगेन इसने बोला कि एक पोर्ट जो है वो नोएबल है और इसीलिए वो इटर्नल है। तो बिल्कुल यहां तक तो बिल्कुल सही बात है जब हम एक ही सिनेरियो देखते हैं तो। ठीक है, तो यानी कि क्या पोर्ट इटर्नल है, सबसे पहली चीज तो यही है। तो जवाब है कि पोर्ट
नॉन इटरनल है, एक न एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। इटरनल होती हैं शाश्वत चीजें कि जो हमेशा बनी ही रहें। जैसे हम बोले कि घर है, मकान है, तो वो क्या होता है, क्या हमेशा रहेगा? जवाब है नहीं, नॉन इटरनल होगा। तो ये भी जानने योग्य है, पोर्ट भी जानने योग्य है, हाउस भी जानने योग्य है, तो लेकिन ये नॉन इटरनल है। तो ऐसा रिलेशन जब आपको मिलता है, और हाँ चलो, ये तो हमने देख लिया कि नॉन इटरनल वाले। इटरनल का भी तो एक एग्जांपल देखिए, यहाँ हम देखें आत्मा। आत्मा को जाना जा सकता है, तो बिल्कुल जाना जा सकता है, योग ग्रंथों में इसके बताए हैं रास्ते। लेकिन क्या ये नॉन इटरनल है? तो जवाब है कि नहीं। आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है, तो ये शाश्वत है, इटरनल है। ठीक है, तो यानी कि नोएबल चीजें इटरनल भी हो सकती हैं और नॉन इटरनल भी हो सकती हैं। तो ऐसा हमारा सविचार होगा। अब आप समझ गए होंगे। अगेन इर्रेगुलर है ये मिडल टर्म, नोएबल के साथ इटरनल आ भी सकता है और नॉन इटरनल भी आ सकता है। ठीक है, अगला इसमें आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आता है, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्शियस, रिवर्स आर मूविंग ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर रिवर्स आर कॉन्शियस। तो अब इसमें आप मुझे ज्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है। हेतु क्या है कि मूव करना, कि वो गतिमान है, वो चीज गतिशील है, तो यही उसने कारण माना है कि कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस होने का। ठीक है, यानी कि जो चीज मूव करती है वो कॉन्शियस होगी, कि जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मूव करते हैं और हम कॉन्शियस भी हैं। ठीक है, लेकिन रिवर मूव करती है लेकिन नॉन कॉन्शियस है, या फिर बोले नॉन कॉन्शियस है। ठीक है, ऐसे ही बादल आप मान सकते हो कि मूव करते हैं, बिल्कुल मूव करते हैं, लेकिन वो नॉन कॉन्शियस है। तो मूवेबिलिटी कॉन्शियस चीजों में भी होती है और नॉन कॉन्शियस चीजों में भी होती है, तो ये आपका सविचार होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं सविचार के, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, सॉरी पूछा नहीं गया, प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं। ऑल विजिबल ऑब्जेक्ट्स आर इटर्नल, माउंटेन्स आर विजिबल्स, देयरफॉर माउंटेन्स आर इटर्नल। ठीक है, तो वही सारी इटर्नल वाला हम एक एग्जांपल देख चुके हैं। ठीक है, कि जो क्या होगा, विजिबिलिटी, जो चीज विजिबल है वो इटर्नल भी हो सकती है और वो नॉन इटर्नल भी हो सकती है। नॉन इटर्नल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज है, ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि नॉन इटर्नल में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो आपको दिखाई देती हैं और जो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। जैसे पोर्ट है, ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, कोई हाउस है, जो हमने पीछे दो एग्जाम्पल देखे हैं, नॉन इटर्नल है, हमें दिखाई भी देते हैं। इटर्नल क्या चीज है, जो हमेशा बनी ही रहेगी, तो ऐसा एग्जाम्पल आप देंगे। ठीक है, क्या माउंटेन है इटर्नल? तो माउंटेन इटर्नल ही होती है। ठीक है, जब तक कोई मैन मेड एक्टिविटीज उनके ऊपर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वो दिखाई देती हैं और इसलिए इटर्नल है। तो हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि माउंटेन विजिबल भी है, इटर्नल भी है। तो ये सब विचार कैसे हुआ, ये तो प्रूव कर दिया, इसमें रेगुलरिटी में आ रही है ये चीज। लेकिन जो चीज विजिबल है और वो केवल इटर्नल होंगी, ऐसा सत्य नहीं है। नॉन इटर्नल भी विजिबल चीजें हो सकती हैं, तो ये अगेन
सव्यभिचार आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सव्यभिचार के एग्जाम्पल। अगला हमारा आता है साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो अब इसमें सेम कंसेप्ट चलेगा आपका। हेतु क्या होगा? हेतु कि वो चीज प्रोड्यूस की जा सकती है, यही हेतु होगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें साध्य क्या है। इटर्नल, तो यहां पर हमें डाउट होगा कि जो प्रोड्यूस हो सकती हैं चीजें वो इटर्नल भी हो सकती हैं। ठीक है, और यहीं पर आपका कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो शाश्वत चीजें होती हैं, इटर्नल चीजें होती हैं, वो ना बनाई जाती हैं, ना निर्मित होती हैं, और ना ही उनका विनाश होता है। यानी कि इनके बीच में की प्रोड्यूस हो रही है और वो शाश्वत भी हो, तो बिल्कुल अपोजिट चीज हो गई एक दूसरे के। जो चीज प्रोड्यूस की जा सकती है वो नष्ट भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो शाश्वत चीजें हैं वो ना बनती हैं ना मिटती हैं, तो बिल्कुल अपोजिट, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल इसमें हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल हमारा होता है विरुद्ध। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब विरुद्ध को अब पहचान सकते हैं कि कैसे आप किसी हेत्वाभास में विरुद्ध को ढूंढेंगे। सविचार नहीं हो सकता, क्योंकि सविचार कब होता कि प्रोड्यूस होने वाली चीज इटर्नल भी हो सकती और नॉन इटर्नल भी हो सकती। अगर ये कंडीशन हमारी बनती तो सविचार होता, लेकिन प्रोडक्शन और इटर्नल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। असिद्ध क्यों नहीं हो सकता? असिद्ध इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि असिद्ध होता है अनप्रूव्ड, कि जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये प्रूव्ड चीज है कि जो चीज प्रूव प्रोड्यूस हो सकती है वो इटर्नल नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्रूव्ड है ये, तो विरुद्ध इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है सन ऑफ ए बैरन वुमन इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज ए ह्यूमन बीइंग। तो कोई बांझ स्त्री है, उसका पुत्र बुद्धिमान होता है क्योंकि वह मनुष्य है। तो अब इसमें आप ढूंढेंगे कि क्या ये पॉसिबल है,
क्या ये प्रूव हो सकती है चीज कि बांझ स्त्री का पुत्र होता है, बैरन वुमन का बेटा हो सकता है? तो जवाब है कि ये प्रूव नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती, तो इसमें क्या आ जाएगा? अनप्रूव्ड मिडल। सीधा सीधा। अपोजिट तो नहीं हो सकती, विपरीत तो नहीं है कि बांझ स्त्री और पुत्र विपरीत तो नहीं होते एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन प्रूव नहीं कर सकते हम, अनप्रूव्ड। तो ये हमारा असिद्ध में चला जाएगा, असिद्ध हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है काफी सारे विद्यार्थियों को, कि वो देखते हैं कि ये स्टेटमेंट तो सिंपली फॉल्स है, ठीक है, ट्रुथ वैल्यू चेक करने लग जाते हैं स्टेटमेंट की कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की और स्पेशली हेतुआभास की, तो हमें ट्रुथ वैल्यू नहीं देखनी है कि ये सच है स्टेटमेंट की झूठ है। हमें देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, जो रिलेशन है वो कैसा है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें रहती हैं। तो असित इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, स्काई लोटस इज फ्रेग्नेंट बिकॉज इट इज ए लोटस, कि आकाश कमल जो है वो सुगंधित है क्योंकि वह कमल है। तो ये भी क्या है कि क्या हम स्काई लोटस को या फिर फ्रेगनेंट को लोटस से दूर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, लेकिन स्काई लोटस ये हम प्रूव नहीं कर सकते कि आसमान में भी कोई फूल हुआ है। तो अनप्रूव्ड मिडल, तो जहां पर भी अनप्रूव्ड आ जाता है तो वहां पर आपका असिद्ध आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये पहचानना आ गया होगा, काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो अब इसमें दो मिडल टर्म आपकी आ गई है, कौन सी? ऑडिबल और प्रोड्यूस्ड। अब ये मेजर टर्म के साथ अलग अलग इनका रिलेशन बताया है, ठीक है। यानी कि अब दो मिडल टर्म, दो अलग अलग इन्फेरेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब ये आपका शत प्रतिपक्ष हो जाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपने देखा टू मिडल टर्म्स, तो डायरेक्ट टिक कीजिए शत प्रतिपक्ष, ठीक है। तो सारे हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं, बाधित का ऐसा कोई खास एग्जाम्पल बनता नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, और बाधित में भी अगर एक एग्जाम्पल देखना चाहो तो लगाना रह गया है उसका नोट्स में, कि जैसे आपको ये देखना है कि जो तीनों चीजें आप पहचान लेंगे, मिडल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। तो आप के सामने जो स्टेटमेंट आपको लिखी हुई है, अगर आप वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट उसका करके देखते हैं तो वही रिजल्ट मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर लिखा फायर इज कोल्ड, उस एग्जाम्पल में लिखा था, ठीक है। दूसरा मैं मानूं कि आइस इज हॉट, तो इस तरह का जब भी एग्जाम्पल आपके सामने मिलता है, ठीक है, और आप प्रैक्टिकली वो चीज करके देखते हैं, प्रैक्टिकली आपने करके देखा, फायर को टच किया तो आपका हाथ जल गया, आपको गर्म महसूस हुआ, तो यानी कि ठंडा नहीं था, तो आपने परसेप्शन से क्या किया, उसको डिनाई कर दिया। ऐसे ही आइस थी, उसको आपने टच किया तो आपको हॉट नहीं मिली, तो इस स्टेटमेंट को आपने डिनाई कर दिया। तो ऐसे एग्जाम्पल आपके बाधित के रहते हैं, ठीक है। अब जो पीवाईक्यू है वो एक बार दोबारा देख लीजिए। ऑल बाइपिड्स आर रेशनल, स्वान्स आर बाइपिड्स, स्वान्स आर रेशनल। तो यहाँ पर आप किसको ढूंढेंगे? सबसे पहले आप ढूंढेंगे कि यहाँ पर हेतु क्या है, क्या है हेतु यहाँ पर? तो हेतु है बाइपिड होना ही
हेतु है। ठीक है, तो क्या केवल बाइपीड होने से काम चल जाता है और रेशनल हो जाएगा वो? कि जैसे हम बात करें, यहाँ पर बात की है इन्होंने स्वान की। ठीक है, एक एग्जाम्पल लूं मैं ह्यूमन का, एक ले लो पैरट था पीछे। ठीक है, या फिर कुछ भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो। तो क्या इंसान रेशनल होते हैं, तार्किक बुद्धि उनके पास होती है? तो बाइपीड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, प्लस रेशनल भी होते हैं। लेकिन स्वान भी बाइपीड होते हैं, लेकिन रेशनल नहीं होते। ऐसे ही पैरट भी बाइपीड होते हैं, लेकिन रेशनल नहीं होते। तो यानी कि रेशनल होना, सॉरी, बाइपीड होना ये रेशनल भी हो सकता है और नॉन रेशनल भी हो सकता है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपका स्वविचार का रहता है। ठीक है, तो अब आपके इसके सारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए। फिर भी कोई डाउट आपको बचता है तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को